हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 1 के थर्ड पार्ट के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है सेल डिवीजन और सेल जंक्शन वगैरह के ऊपर। तो आज की वीडियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर हमारे दो टाइप के सेल डिवीजन आ जाते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। इन दोनों को ही हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे से देखेंगे। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जो सेल डिवीजन है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। तो देखिए स्टार्टिंग में पहली बात तो देखिए सबसे मेन बात क्या है कि आप लोग को इससे पहले जो हमने सेल का लेक्चर अपलोड किया है उसको आप लोग को जरूर ही देखना है। देखिए अगर आप लोग ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग इसको भी मत देखिए। बाय द वे देखिए अगर आप लोग को सेल के बारे में सब कुछ पता है बहुत अच्छे से तो आप इसको देख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग को सेल के बारे में आइडिया नहीं है तो इससे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड किया था, मतलब बेसिकली एचएपीपी का सेकंड पार्ट है, लेकिन इससे पहले सेल का जो फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, इसको आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग को सेल के बारे में सारा आइडिया लग जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मतलब कह सकते हो उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये जो सेल डिवीजन का टॉपिक है तो इसको समझने के लिए देखिए सबसे पहले सेल की नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। एंड देखिए थोड़ा सा इस वीडियो को आप लोग को पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीजें समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। बाकी इसकी जो भी नोट्स है वो आप लोग को हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां जाके आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है हर्षित पांडे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेल डिवीजन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी एक सेल है वो यहाँ पे डिवाइड होकर दो नई सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में हमें क्या देखना है कि कैसे ये सेल डिवीजन होता है, और इसके भी हमारे यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेल डिवीजन है प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे देखिए टू और मोर कहने का मतलब है कि जैसे देखिए जब एक सेल डिवाइड हुई तो दो में कन्वर्ट हुई, अब ये दो फिर से भी तो डिवाइड होंगी, तो जब ये दो फिर से डिवाइड होंगी ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब एक ये एक ये एक ये एक ये, तो यहाँ पे दो चार में, फिर यहाँ पे चार और डिवाइड होंगी तो चार आठ में, इस तरीके से 8 16 में। तो इस तरीके से हमारी सेल यहाँ पे डिवाइड होती रहती है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई देखिए हम लोग यहाँ पे बचपन में कितने छोटे से थे, आज हम लोग यहाँ पे कितने बड़े हो गए। हमारा जो यहाँ पे साइज यहाँ पे बढ़ चुका है, तो ये कैसे बढ़ा है भाई, ये हमारी सेल डिवीजन की वजह से ही तो बढ़ा है। जब हमारी बॉडी में सेल्स के नंबर बढ़े, और कुछ कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनका साइज यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, इन्हीं सारी चीजों की वजह से ही तो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। और यहाँ पे देखिए रिपेयर का मतलब है कि होता क्या है कि जैसे कुछ कुछ सेल्स हमारे यहाँ पे नॉन वर्किंग हो जाती हैं, या फिर जो है ओल्ड हो जाती हैं, या फिर काम करने लायक नहीं रह जाती हैं, तो वो सेल्स को यहाँ पे क्या होता है बॉडी रिमूव करती है और नई सेल्स को डेवलप करती है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे जैसे नई सेल्स हमारी बॉडी में बनती रहती हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी में जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो यहाँ पे डेड भी होती रहती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल डेली बनती हैं और मिलियंस ऑफ सेल डेली खत्म भी हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस हमारा यहाँ पे चलता रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड मल्टीप्लाइज बाय रिपीटेड सेल डिवीजन। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरे की पूरी सेल डिवीजन का साइकिल है ये हमारी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ पे वही मल्टीप्लाई होते होते हमारी बॉडी की सभी सेल्स को यहाँ पे डेवलप करती है। और वो सिंगल सेल हमारी कौन सी होती है, जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या चीज है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब भी एक मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और यहाँ पे देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है, भाई देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स में जरूरी थोड़ी है कि फर्टिलाइजेशन हो, लेकिन बाय द वे अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो मेल का स्पर्म है अगर वो फीमेल के ओवम या एग से कंबाइन करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलके हमारी बनाते हैं जाइगोट। भाई देखिए लेडी जब यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी का क्या मतलब है कि उसके अंदर यहाँ पे देखिए एक चाइल्ड सबसे पहले किस फॉर्म में डेवलप होता है, वो यहाँ पे जाइगोट के फॉर्म में ही डेवलप होता है। सबसे पहले जो फॉर्म बनता है वो जाइगोट ही होता है। तो जाइगोट का क्या मतलब है कि मेल की स्पर्म और फीमेल के ओवम ने यहाँ पे आपस में फ्यूज कर लिया है, फ्यूज मतलब कंबाइन कर लिया है, और यहाँ पे एक जाइगोट सेल को फॉर्म कर लिया है। और देखिए सबसे पहली सेल यही हमारी बॉडी की बनती है, ठीक है, क्योंकि देखिए एक लेडी के
यूट्रस में ही तो बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो वो बेबी का जो सबसे फर्स्ट फॉर्म होता है वो जायगोट होता है, और यही जायगोट यहाँ पे डेवलप करते करते यहाँ पे बहुत सारी सेल्स बनाता है, फिर बेबी की पूरी बॉडी डेवलप होती है, ठीक है, और इसके बाद भी हमारी बॉडी में इन सारी सेल्स का मल्टीप्लीकेशन चलता रहता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि सबसे पहली जो सिंगल सेल होती है किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की, वो कौन सी होती है? जायगोट। और जायगोट किससे मिलकर बनी होती है? स्पर्म और ओवम से। स्पर्म मेल से मिलता है, ओवम फीमेल से मिलता है। ओवम को ही हम लोग यहाँ पे एग भी बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। और बाकी देखिए, इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे सेल मल्टीप्लिकेशन या फिर सेल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन भाई सेल मल्टीप्लाई ही तो हो रही है, 2 4 में 4 8 में, और रिप्रोडक्शन तो भाई देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी जैसी नई चीजों को बनाना। तो यहाँ पे देखिए जब सेल डिवाइड हो रही है तो 2 नई सेल बना रही है जो कि इसी की जैसी है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग उसको सेल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सेल डिवीजन है हमारा 2 टाइप का देखने को मिलता है। पहला हो गया माइटोसिस, दूसरा हो गया मियोसिस। अब देखिए ये मियोसिस को थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। बाकी सबसे पहले हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं। अब इसको हम लोग एक एक और नाम से जानते हैं। इन सभी को हम लोग यहाँ पे इन्हीं के में बहुत डिटेल में देखेंगे कि क्यों हम लोग यहाँ पे इनको और अलग नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइटोसिस और मियोसिस को तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेल साइकिल के बारे में। अब देखिए सेल साइकिल क्या होता है। देखिए जब भी यहाँ पे एक नई सेल फॉर्म होती है, समझिएगा, और यहाँ पे जब वो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेल के फॉर्मेशन से लेके और उसके डिवाइड होने तक का जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। और ये चीज समझिए कि ये पूरा जो टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स का होता है। मतलब ऐसे समझिए कि 24 आवर्स में क्या होता है, एक सेल हमारी बनती है और यहाँ पे वो डिवाइड होने के लिए भी रेडी हो जाती है और 2 नई सेल्स में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड कितना 24 आवर का होता है। देखिए सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन सेल साइकिल का एक पार्ट है। सेल साइकिल क्या है? ये पूरी सेल का साइकिल है, पूरी सेल का लाइफ साइकिल है कि एक सेल जब बनती है और बनने के बाद से उसके डिवाइड होने तक का जो पूरा टाइम पीरियड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। तो ये समझिए कि एक नई सेल जब बनी, ठीक है, जब बनी मतलब मान लीजिए ये 0 सेकंड है, तो इसके बाद से जब यहाँ पे वो डिवाइड होकर 2 नई सेल में कन्वर्ट हो गई, तो ये पूरा टाइम पीरियड यहाँ पे 24 आवर्स का होता है। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक नई सेल यहाँ पे जब बनती है तो उसके बाद 24 आवर्स में ही वो यहाँ पे 2 नई सेल में डिवाइड हो जाती है। फिर ये जो 2 नई सेल बनी है अब ये भी अगले 24 आवर्स में 2 नई सेल में डिवाइड हो जाएंगी। यानी हर 24 आवर में हमारी बॉडी में एक सेल 2 नई सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अ सेल गोज थ्रू फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल्स। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे सेल बनती है और उसके बाद जब डिवाइड होती है तो इसके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। सेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो वो जो सारी प्रोसेस होता है, जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड होता है, वही हमारा होता है सेल साइकिल। समझ गए आप लोग? इट इंक्लूड्स ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। अब देखिए इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान इन 24 घंटों में सेल के साथ क्या क्या होता है? इन 24 घंटों में सेल का ग्रोथ होता है, सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन का मतलब कॉपी बनना, और उसके बाद इन्हीं 24 घंटों के अंदर ही एट लास्ट में क्या होता है, मतलब 24 घंटे में समझ लीजिए जो लास्ट वाला, ठीक है, 23rd या 24 आवर जो होता है उसी में हमारी सेल डिवाइड होती है। तो आप ये समझिए कि पूरे 24 आवर में जो सेल डिवीजन का जो फेस होता है वो सिर्फ 1 से 2 घंटे का ही होता है। मतलब इस 1 से 2 घंटे में ही हमें पूरा सेल डिवीजन देखने को मिलता है। बाकी 22 से 23 आवर तक क्या होता है, सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होती रहती है। The cell cycle ensures that genetic material is accurately copied and distributed to daughter cells। अब यहाँ पे देखिए हमने देखा था कि जो हमारा सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वहां पे हमें क्या होता है, हमें क्रोमैटिन फाइबर्स देखने को मिलते हैं। और ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होता है, बेसिकली डीएनए ही तो होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है ना, जैसे एक सेल अगर 2 नई सेल में डिवाइड हो रही है तो ये जो डीएनए है जो क्रोमैटिन के फॉर्म में, मतलब देखिए ये क्रोमैटिन क्या है, डीएनए ही है। तो चाहे मैं क्रोमैटिन बोलूं चाहे डीएनए, आप डीएनए ही समझना। तो ये क्रोमैटिन भी तो भाई डिवाइड होगा और जहां पे 2 नई सेल्स में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए इस चीज का ध्यान भी इसी सेल साइकिल में रखा जाता है। अब देखिए इस सेल साइकिल के हमारे टोटल 2 फेज होते हैं। पहला होता है इंटरफेस, दूसरा होता है माइटोटिक फेज। ध्यान से समझिएगा, सेल डिवीजन सेल साइकिल का ही एक पार्ट है। तो देखिए इंटरफेस क्या है, इंटरफेस हमारा वो फेस है जहां पे सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होती है, और माइटोटिक फेस हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन का फेस होता है। मतलब इसी फेस में सेल में डिवीजन होता है। बाकी जो इंटरफेस होता है इसमें हमारी सेल यहां पे सिर्फ डिवाइड होने के लिए रेडी होती रहती है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना।
तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग सेल साइकिल को एक डायग्राम से समझना चाहें तो कुछ इस टाइप का फिगर हमें सेल साइकिल का देखने को मिलता है, जहां पे देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां से लेके यहां तक का जो पूरा फेस है ये क्या है, इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में आप लोग को तीन पार्ट देख रहे हैं, G1 S G2, अभी इसको देख रहे हैं, बट आप इतना समझो कि ये पूरा फेस होता है इंटरफेस, जो कि कितना लगभग यहाँ पे हम लोग देखें तो इंटरफेस हमें जो है लगभग 22 से 23 घंटे का देखने को मिलता है, ठीक है, 22 से 23 आवर्स। और वहीं पे देखिए जो ये इतना फेस है छोटा सा, ये कौन सा फेस है, ये हमारा माइटोटिक, या फिर इसी को हम लोग एम फेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे 1 से 2 घंटे का होता है। अब हालांकि होता है ये 1 से 2 घंटे का ही, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सब स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, फिर साइटोकाइनेसिस। तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे माइटोटिक फेस होता है, जो कि 1 से 2 घंटे का होता है। और इंटरफेस हमारा 22 से 23 घंटे का होता है। इंटरफेस में हमारे 3 पार्ट होते हैं। माइटोटिक फेस में हमारे यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो 2 मेजर पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट भी 4 पार्ट में क्लासिफाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे इन सभी को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इंटरफेस में क्या होता है, सबसे पहली बात ये हमारा लॉन्गेस्ट फेस होता है सेल साइकिल का, और सेल साइकिल का 90% टाइम हमारा इसी इंटरफेस में जाता है। तो हम लोगों ने देखा ही भाई कि 24 घंटे का टोटल सेल साइकिल होता है, और उसमें से लगभग 22 से 23 घंटे हमारे इसी में चले जाते हैं, जो कि लगभग 90% के अप्रॉक्स हो जाता है। It is the phase during which the cell grows, perform normal metabolic activities and prepare for the next division। तो देखिए इसी में क्या होता है, हमारी जो नई सेल है वो बनती है, ग्रो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, और नेक्स्ट डिवीजन के लिए भी प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। एक्चुअल इंटरफेस तो हमारा किसमें होता है, माइटोटिक फेज में, सॉरी डिवीजन किसमें होता है, हमारा माइटोटिक फेज में। और बाकी इसके अंदर भी हमारे 3 फेज देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है G1 फेज, फिर S फेज, फिर हमारा आ जाता है G2 फेज। तो देखिए एक एक करके तीनों को समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हमारा रहता है G1 फेज। तो भाई देखिए G1 फेज को सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। इन दिस फेज सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव एंड रेप्लिकेट मोस्ट ऑफ इट्स सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट डीएनए। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है भाई, इसमें हमारी सेल बिल्कुल नई नई बनी है समझ लीजिए। तो अब ये बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव है, और यहाँ पे जो भी मेटाबॉलिक फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पे इसने देखिए क्या किया, इस फेज में इसने जो भी इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको रेप्लिकेट कर दिया। रेप्लिकेट का मतलब होता है अपनी कॉपी बनाना, मतलब सिंपल से समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल है, अब इस सेल के हमने मान लीजिए 2 ऑर्गेनल्स दिखाए, जैसे और भी बहुत सारे हम लोगों ने जो भी दिखे वो सारे ऑर्गेनल्स हैं, बस हमने दिखाया 2 हैं। जैसे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हमारा गोल्गी एपरेटस हो गया। तो इस फेस में क्या करेगा, G1 फेस में यहाँ पे इनकी कॉपी बना देगा, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया था तो एक और बना दिया, 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। एक गोल्गी एपरेटस था तो एक और बना दिया, 2 गोल्गी बॉडी हो गए। तो इस तरीके से G1 फेस में हमारी सारे ऑर्गेनल्स की कॉपी बन जाती है एक्सेप्ट डीएनए। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डीएनए की कॉपी G1 फेस में नहीं बनती है, डीएनए की कॉपी हमारी बनेगी S फेस में, जो अगला फेस है। और G1 फेस हमारा 8 से 10 घंटे तक देखने को मिलता है। फिर दूसरा हमारा इसके अंदर आ जाता है एस फेस। अब एस फेस को हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक फेस के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा इंटरवल होता है G1 और G2, क्योंकि देखिए भाई हमारे सेल इंटरफेस में कितने 3 पार्ट है, G1 S और G2, तो G1 G2 के बीच में ही तो S देखने को मिलता है, तो इंटरवल होता है। और उसके बाद देखिए ड्यूरिंग दिस फेज सेल मेक्स एन एंटायर कॉपी रेप्लिकेट इट्स डीएनए एंड सेंट्रोसोम्स। तो यहां पे देखिए अब यहां पे क्या करता है, जो हमारा सेल है वो अपने डीएनए की कॉपी बना देता है और सेंट्रोसोम की भी कॉपी बना देता है। अब यहां पे देखिए एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने यहाँ पे अपने जो है डीएनए वाले टॉपिक में क्या देखा था कि भाई जो हमारा डीएनए है, ठीक है, वो हमारा जो है एक हेलिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो डीएनए है ये नॉर्मली हमारा न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में अगर ये नॉर्मली रहेगा तो हो सकता है आ ही ना पाए। तो इसीलिए न्यूक्लियस में क्या होता है कि ये हमारा एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है, और बाइंड होके किस फॉर्म में रहता है, हमारा क्रोमैटिन के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर ये जो डीएनए है अगर ये हिस्टोन के साथ थोड़ा सा मतलब कह सकते हो लूजली बाउंड है, लूजली पैक है, तो हमारा क्रोमैटिन के फॉर्म में। लेकिन अगर यही डीएनए हमारा हिस्टोन के साथ बहुत टाइटली पैक हो गया तो यही डीएनए हमारा जो क्या होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। यानी देखिए क्रोमोसोम और क्रोमैटिन दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं। क्रोमैटिन थोड़ा सा लूजली पैक होता है, क्रोमोसोम थोड़ा सा टाइटली पैक होता है, और इन दोनों में ही क्या देखने को मिलता है, इन दोनों में ही हमें डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि सेल के अंदर डीएनए देखने को मिलता है, तो डीएनए कभी भी आइसोलेटेड देखने को नहीं मिलता है। मतलब डीएनए कभी भी अकेला होता ही नहीं है, बल्कि वो क्रोमैटिन के फॉर्म में ही होता है, या तो क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा या तो क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा। अब क्रोमोसोम के फॉर्म में कब होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, पर नॉर्मली आप इतना समझो कि मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए हमें किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, क्रोमैटिन के फॉर्म में। तो आपसे कोई भी पूछे कि डीएनए किस फॉर्म में होता है हमारे सेल में, तो क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में होता है। और इसमें डीएनए के साथ साथ और एक चीज क्या होती है, हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है।
समझ गए आप लोग? यानी कि यहाँ पे जब देखिए, जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये डीएनए की कॉपी बना रहा है, तो बेसिकली ये क्रोमैटिन की कॉपी बना रहा है, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स की कॉपी बना रहा है। और एस फेस हमारा लगभग जो है 8 घंटे का देखने को मिलता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है G2 फेस। अब देखिए G2 फेस में हमारा, इसको हम लोग यहाँ पे सेकंड ग्रोथ फेस बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ खास ऐसी मेजर एक्टिविटी नहीं होती है। जो भी सेल ग्रोथ है वो थोड़ी सी कंटिन्यू होती रहती है, मतलब सेल और ग्रो करती रहती है, ठीक है, उसका साइज थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है। एंजाइम्स वगैरह जो भी अदर प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। तो सिंथेसिस मतलब कि एंजाइम, प्रोटीन, ये सारी चीजें उसके अंदर बनती रहती हैं जो भी जरूरत होती हैं सेल डिवीजन के लिए और सेल के यूजुअल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और ये फेस हमारा 4 से 6 घंटे का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग समझ गए ना। अच्छा, यहाँ पे हमने सेंट्रोसोम भी देखा था कि जो देखिए, जो एस फेस है, एस फेस, इसमें सेंट्रोसोम की भी कॉपी बनती है। एक कॉपी तो बनती है क्रोमैटिन की और एक कॉपी बनती है सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम के अंदर हमें यहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए, एक्चुअल में तो ये हमारा कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, बट हमने यहाँ पे थोड़ा ईज ऑफ स्ट्रक्चर के लिए ऐसा बना दिया है प्लस टाइप का। बट आप समझो कि ये हमारे यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, जहां पे क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस करी हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है G2 फेज, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक्चुअल माइटोटिक फेज के बारे में। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे माइटोटिक या एम फेज के बारे में, तो इसी फेज में हमें एक्चुअल सेल डिवीजन देखने को मिलता है और ये लगभग यहाँ पे 1 से 2 घंटे का होता है। अब एक चीज आप लोग समझना कि भाई, हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सेल डिवीजन है उसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। अब यहां पे देखो, जो माइटोटिक फेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये हम लोग बेसिकली माइटोसिस के बारे में बात करेंगे। मियोसिस का इस माइटोटिक फेज से लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज समझना कि चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों में इंटरफेस सेम ही होता है। बस मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में आगे की चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, अभी हम लोग देखेंगे। बट माइटोसिस में हम लोग समझ रहे कि हम लोग यहाँ पे माइटोटिक में हम लोग किसकी, माइटोसिस की बात करेंगे। मियोसिस अगर होता है तो मियोसिस को हम लोग बोलते हैं मियोटिक फेज, ठीक है। और माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज। तो थोड़ा समझना। तो ये हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी पेरेंट सेल डिवाइड होती है 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल में, ईच हैविंग द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल। अब इस चीज को ध्यान से समझना। तो देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो हमारा डीएनए होता है वो हमारे सेल में किस फॉर्म में होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, या फिर अगर ये बहुत टाइटली पैक हो तो क्रोमोसोम के फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, चाहे क्रोमैटिन हो चाहे क्रोमोसोम हो, अगर हम नॉर्मली बात करें कि नॉर्मली हमारी सेल में कितने क्रोमैटिन या फिर कितने क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि देखिए भाई, यही क्रोमैटिन तो कन्वर्ट होकर क्रोमोसोम में भी कन्वर्ट हो जाता है ना। ये लूजली पैक है तो क्रोमैटिन, टाइटली पैक है तो क्रोमोसोम, दोनों सेम चीजें हैं। तो नॉर्मली जो हमारी सेल होती है उसके अंदर हमें 46 नंबर ऑफ क्रोमैटिन या फिर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे 23 पेयर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमैटिन या फिर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इतना समझो कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक नॉर्मल सेल में हमारे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा माइटोसिस होता है, माइटोसिस, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे स्पेशल बात यही होती है कि जो एक सेल डिवाइड हो रही होती है, इसमें भी नंबर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। और जो 2 नई सेल बनती है, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 ही होते हैं। यानी कि देखिए, जो माइटोसिस में जो हमारी 2 नई सेल बनती हैं वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। मतलब कि जो सेल डिवाइड होती है बिल्कुल उसी की जैसी यहाँ पे सेल बनती है माइटोसिस में। यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सेम नंबर ऑफ शेप और साइज, सारी चीजें यहाँ पे सेम होती हैं। तो ये होता है माइटोसिस में। लेकिन अभी देखिए, जो दूसरा वाला टाइप है ना, मियोसिस, उसमें यही चीज बहुत स्पेशल हो जाती है कि जो एक सेल डिवाइड होती है तो जो 2 नई सेल बनती है उसमें क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हाफ हो जाते हैं। मतलब 46 अगर यहाँ पे पेरेंट सेल में, अच्छा देखो, जो सेल डिवाइड करती है उसको पेरेंट बोलते हैं और जो 2 नई बनती है इसको हम लोग डॉटर सेल बोल देते हैं। तो जो पेरेंट सेल होते हैं वो तो उसमें भी 46 होते हैं, लेकिन डिवाइड होकर जब 2 नई सेल बनती है मियोसिस में, दूसरा वाला जो टाइप है, उसमें हमारे नए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और इसीलिए देखो, इसीलिए माइटोसिस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे डिवाइड होते हैं। लेकिन जो हमारा मियोसिस होता है, इसीलिए उसको हम यहाँ पे रिडक्शनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिडक्ट यानी कि रिडक्शन हो जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं, पर देखिए फिर भी हम कंपेयर करके दिखा रहे हैं दोनों को, ताकि दोनों को समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए देखिए, इसको हम यहाँ पे इक्वेशनल सेल डिवीजन या फिर इसको हम लोग यहाँ पे सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की मोस्ट ऑफ द सेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, हमारी बॉडी की सभी
सेल्स इसी माइटोसिस से डिवाइड होती हैं सिर्फ दो सेल को छोड़कर, पहला हमारा स्पर्म सेल, दूसरा हमारा ओवम सेल। तो वो दोनों सेल हमारी मियोसिस से डिवाइड होती हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। बाकी जो हमारा माइटोसिस है ये हमारा दो स्टेजेस में देखने को मिलता है, पहला होता है कार्योकाइनेसिस, दूसरा होता है हमारा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। अब ध्यान से समझना, हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा माइटोसिस है, देखिए इसमें हमें दो फेज देखने को मिल रहे हैं। एक हमारा देखिए, एक हमारा प्रोफेज से लेके टेलोफेज तक, तो ये पूरा का पूरा हमारा हिस्सा हो जाता है कार्योकाइनेसिस, और फिर दूसरा हमारा इसके अंदर आता है साइटोकाइनेसिस। तो देखो कार्योकाइनेसिस भी बेसिकली यहाँ पे फर्दर 4 स्टेप में डिवाइड होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, फोर्थ होता है टेलोफेज। और यहाँ पे देखो जैसा इसका नाम ही है, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म हो गया, और कार्योकाइनेसिस का मतलब हो जाता है यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन से। यानी कि हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि जब एक सेल यहाँ पे डिवाइड होके दो नई सेल में कन्वर्ट होती है, तो भाई जो सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो हमारा होता है कार्योकाइनेसिस में, और जो सेल के साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है, यानी सेल के जो न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक की रीजन का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा इस साइटोकाइनेसिस में होता है। ठीक है, जो दूसरा वाला मतलब स्टेज है। तो यहाँ पे दो स्टेज में हमें माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने कार्योकाइनेसिस को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने प्रोफेज के बारे में। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इन अर्ली प्रोफेज द क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस्ड एंड फॉर्म क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि भाई प्रोफेज में क्या हो रहा है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि क्रोमैटिन फाइबर्स ही अगर यहाँ पे टाइटली पैक हो जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यही क्रोमोसोम बना देते हैं। तो इस प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर यहाँ पे कंडेंस मतलब कि आपस में टाइटली पैक होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक चीज समझना कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारी सेल में कितने क्रोमैटिन होते हैं, हमारे 46 होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एस फेस में क्या देखा था भाई, इंटरफेस के एस फेस में हमने क्या देखा था कि जो हमारा क्रोमैटिन है उसने अपनी कॉपी बना ली है, यानी हर एक क्रोमैटिन ने अपनी कॉपी बनाई है। तो अगर नॉर्मली 46 क्रोमैटिन थे तो 46 क्रोमैटिन की जब कॉपी बनी तो टोटल कितने हो गए होंगे भाई, टोटल हमारे 92 क्रोमैटिन हो गए होंगे। और 92 क्रोमैटिन यहाँ पे भाई देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये उसके आगे का स्टेज है ना, यानी यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 92 क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट है। और अब ये 92 के 92 क्या होंगे, कंडेंस होंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे, यानी टोटल 92 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे एक क्रोमैटिन जब कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है तो ये हमारा कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, ध्यान से समझना, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ये 92 क्रोमोसोम यहाँ पे बनते हैं तो सभी के सभी ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब ये बनते हैं तो होता क्या है कि सेल डिवीजन के टाइम ठीक है, दो क्रोमोसोम आपस में कुछ इस तरीके से ज्वाइंट हो जाते हैं। मतलब देखिए, एक क्रोमोसोम ऐसा दिखता है और एक और इसके साथ आके यहीं से ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। और जब इस तरीके का क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स में बेसिकली हुआ क्या कि भाई थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि जो क्रोमोसोम हमारे ऑलरेडी डिवाइड हो चुके थे हमारे एस फेस में, बेसिकली जो क्रोमैटिन हमारा ऑलरेडी एस फेस में डिवाइड हो चुका था वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। और जो क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो दो क्रोमोसोम आपस में आके क्या हुआ, क्रोमैटिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। क्रोमैटिड्स में क्या होते हैं, दो क्रोमोसोम आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्यूज हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझना, नॉर्मली क्रोमोसोम हमें ऐसा देखने को मिलता है, और अगर यही क्रोमोसोम हमारा दो क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हो जाए, ठीक है, दो आपस में फ्यूज हो जाए, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे देखिए ये चीजें होती हैं कि इन विच टू सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमेयर। और यहाँ पे देखो होता क्या है कि ये जो दो मतलब ये जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं ये आप बीच में जिस पॉइंट से जुड़े होते हैं इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि हमारा यहाँ पे सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। सेंट्रोसोम्स दैट रेप्लिकेट्स इन द एस फेज मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल एंड स्टार्टेड टू फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल और स्पिंडल फाइबर। भाई हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एस फेज था वहां पे एक तो हमारे क्रोमैटिन की कॉपी बनी थी और एक हमारी सेंट्रोसोम की भी तो कॉपी बनी थी। तो यहाँ पे देखो जो हमारी कॉपी बनी थी ना सेंट्रोसोम की, अब ये कॉपी क्या होगी कि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट यानी 180 डिग्री में अपोजिट पोल में चले जाएंगे। जैसे एक यहाँ पे इधर है तो एक इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे सामने चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रोफेज में बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले तो हमारे क्रोमोसोम जो हमारे क्रोमैटिन है वो हमारे क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और क्रोमोसोम भी क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी दो क्रोमोसोम यहाँ पे आपस में फ्यूज होंगे।
और बाकी देखिए लेट प्रोफेस में क्या होगा, लेट प्रोफेस न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर ऑर्गन्स स्टार्ट डिसअपियरिंग। अब देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे यहाँ पे जीवन फेज था इसमें हमारे सेल ने क्या हुआ था, अपने ऑर्गन्स की कॉपी बना ली थी। क्योंकि देखिए भाई जब यहाँ पे सेल डिवाइड होगी तो हर एक सेल में यहाँ पे बराबर बराबर ऑर्गन्स भी तो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रोफेज के लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो ऑर्गन्स की कॉपी होनी थी ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हो डिसअपियर हो जाएंगी। देखो डिसअपियर होने का मतलब ये नहीं कि गायब ही हो जाएंगी, बस ये है कि ना कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा साइड में चली जाएंगी या फिर थोड़ा सा अपने आप को डीअसेंबल कर लेंगी, ताकि जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो अच्छे से हो सके। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्योकाइनेसिस जो कि न्यूक्लियस का डिवीजन है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, ड्यूरिंग मेटाफेज न्यूक्लियर एनवेलप इज कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड। अब देखो अब ये जो हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी कि देखिए न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, ये क्या होगा मेटाफेज में, ये कंप्लीटली यहाँ पे जो है अलग हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ना, अब इनको हमें थोड़ा सा डिवाइड वगैरह करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इस न्यूक्लियस की लेयर को हमें हटाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस की लेयर यहाँ पे पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। अच्छा एक चीज हमने और भी देखी थी कि जो सेंट्रोसोम थे, ठीक है, प्रोफेज में ये जो सेंट्रोसोम है ये अपोजिट पोल में तो जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ इनके साथ एक और चीज होगी कि इनके ऊपर ना हमें कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर जो है बनता हुआ देखने को मिलने लगेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर या फिर माइटोटिक स्पिंडल। ये क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रोसोम होता है इसके ऊपर हमें कुछ ऐसे धागे टाइप के देखने को मिलने लगते हैं, और इनका साइज ना, ये जो धागे हैं ये धीरे धीरे बढ़ने ही लगते हैं। देखो धागे हम लोग ईज ऑफ वर्ड के लिए बोल रहे हैं, बट आप समझ रहे हो ना कि ये थोड़ा सा मतलब फाइबर्स टाइप का यहाँ पे इनके पास बनना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बढ़ता ही रहता है साइज में। अब ये क्यों बनता है, तो ये हमारा मेटाफेज में देखने को, द स्पिंडल फाइबर ऑफ सेंट्रोसोम अलाइन द सेंट्रोमेयर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब देखो ये जो धागे हमारे बन रहे थे और ये जो सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में गए थे, ये करेगा क्या, ये बेसिकली हमारे यहाँ पे कह सकते हो अपोजिट पोल में जाएगा, और ये जो हमारा क्रोमोसोम है ना, जो क्रोमोसोम हमारे क्रोमैटिड्स के फॉर्म में थे, इनको सेंटर में पकड़ लेगा। मतलब देखो एक हमारा सेंट्रोसोम ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, दोनों से हमारे कुछ धागे फाइबर्स निकल रहे हैं, तो ये फाइबर्स निकल के क्या करेंगे, ये जो क्रोमोसोम थे इनको यहाँ पे सेंटर में ले आएंगे। अब एक चीज समझो कि भाई हमने यहाँ पे 4 ही सिस्टर क्रोमैटिड को दिखाया है, बट टोटल यहाँ पे सेल में होंगी कितनी। भाई देखो अगर ये सिंगल होते, मान लो ऐसे क्रोमोसोम के फॉर्म में सिंगल होते तो 92 होते, क्योंकि इस टाइम सेल में ये सारे कॉपी बन चुकी हैं। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे 2 आपस में फ्यूज हो चुके हैं, तो अभी भी ये टोटल कितना हो जाएगा 46। यानी इस तरीके से 46 के 46 जो हमारे क्रोमैटिड्स हैं ये सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, ये हमारा होता है मेटाफेज में। अब उसके बाद देखो एनाफेज में क्या होगा, इन एनाफेज the centromere splits, thus the 2 sister chromatids get separated and move towards the opposite pole of the cell। अब देखो यहाँ पे एनाफेज में क्या होगा, ये जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड सेंटर में थे, अब यहाँ पे ये जो हमारे सेंट्रोसोम के फाइबर्स हैं ये इनको अपनी तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे। और जब खींचेंगे तो होगा क्या, देखो यहाँ पे ये जो हमारा क्रोमैटिड्स है, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये हमारा कुछ इस टाइप का ही तो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जॉइंट किससे है, यहाँ पे जॉइंट इसी सेंट्रोमेयर से है। तो होगा क्या कि ये जो दोनों हमारे फाइबर्स हैं हमारे इस सेंट्रोसोम के, ये इनको खींचेंगे अपनी तरफ, और जब खींचेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे ये दोनों ना बीच से अलग हो जाएंगे। और अलग होने पे क्या होगा, मतलब देखो एक यहाँ पे ऐसे अलग हो गया, एक यहाँ पे ऐसे अलग हो गया। तो यहाँ पे देखो वही चीज तो है, एक पार्ट हमारा ऊपर चला गया, एक पार्ट हमारा नीचे चला गया। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि एनाफेज में क्या हो रहा है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है। मतलब सेंट्रोमेयर से हमारे दोनों जो पार्ट हैं क्रोमोसोम के वो स्प्लिट हो गए, एंड thus the 2 sister chromatids separated। ठीक है, दोनों साइड once separated the chromatids again termed as chromosome। अब इस चीज को ध्यान समझना भाई। देखो यहाँ पे ये जो क्रोमैटिड्स हैं इसको हम लोग क्रोमैटिड क्यों बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम आपस में आके फ्यूज हुए थे और क्रोमैटिड्स बनाए थे। अब अगर ये क्रोमैटिड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इस एनाफेज में क्या हो रहा है कि हमारे ये फिर से अलग हो गए, और जब फिर से अलग हो गए तो बेसिकली यहाँ पे दोबारा से इसी फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो इनको दोबारा से हम लोग क्रोमोसोम ही बोलते हैं। एक चीज समझना, अगर क्रोमोसोम हमारा इस फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन अगर यही क्रोमोसोम हमारा आपस में ज्वाइंट होके कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, या फिर देखो इसको हम लोग क्रोमोसोम इसको भी बोल सकते हैं। समझ लो, क्रोमोसोम ये भी है, क्रोमोसोम ये भी है, लेकिन
ये क्रोमोसोम को हम लोग यहाँ पे क्रोमैटिड्स या फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स के नाम से जानते हैं, लेकिन इस वाले क्रोमोसोम को हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे एक दो क्या हुआ, दो आपस में ज्वाइंट हो गए, तो ऐसा लग रहा है ना कि दोनों बहन टाइप की आपस में ज्वाइंट हो गई हैं कहने के लिए, ठीक है, इसलिए हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनाफेज में हम लोगों ने देखा, और बाकी टेलोफेज में अब देखिए क्या होगा। अब टेलोफेज में देखिए हमारा बिल्कुल सेल डिवीजन बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। इन दिस फेज द डॉटर क्रोमोसोम रीच द अपोजिट पोल एंड स्पिंडल फाइबर गेट्स डिसअपियर। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो दोनों अलग अलग हुए थे ये बिल्कुल अपोजिट पोल में पहुंच जाएंगे। ये जो स्पिंडल फाइबर था ये गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर मतलब ये जो धागे थे, ठीक है, ये गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, और क्रोमोसोम्स अगेन स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू क्रोमैटिन फाइबर। और देखो भाई ये क्रोमोसोम हमारा क्यों बना था, ये क्रोमोसोम इसीलिए बना था ताकि यहाँ पे सेल डिवीजन हो सके। अब ये जब अलग अलग हो गया तो ये दोबारा से क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो टेलोफेज में क्या होगा, हमारा सेल जो है, देखो अभी सेल पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेल में कह सकते हो दो पोल बन चुके हैं, एक ऊपर का पोल एक नीचे का पोल, और इन दोनों में ही हमारा जो सेंट्रोसोम है वो यहाँ पे हमारा कह सकते हो डिसअपियर हो चुके हैं, ठीक है, और हमारे क्रोमोसोम क्या होगा, क्रोमोसोम क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे टेलोफेज में देखने को मिलती हैं। तो देखो ये सारा हम लोगों ने क्या देखा, ये सारा हम लोगों ने देखा अपना कार्योकाइनेसिस। तो कार्योकाइनेसिस में देखो हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है ना, हमारा न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है दोनों हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स के अराउंड में, तो ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने साइटोकाइनेसिस के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये हमारा फाइनल स्टेप होने वाला है। इसमें देखो क्या होगा, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे देखो फाइनली जब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है तो अब फाइनल स्टेप में क्या होगा, ये दोनों पार्ट एकदम अलग हो जाएंगे और दो नई सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इन दोनों नई सेल्स में सारी चीजें दोबारा से फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट ईच डॉटर सेल रिसीव्स न्यूक्लियस एंड सफिशिएंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे जो सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर होते हैं वो वापस से आ जाएंगे, ठीक है, और सारी सेल्स हमारी और दो सेल हमारी फाइनली नई डिवाइड हो जाएगी। तो देखो यहाँ इन दोनों सेल्स में ही क्या हुआ, बराबर बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें 92 टोटल बन चुके थे, तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो गए, तो 46 इसको मिल गए, 46 को मिल गए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे माइटोसिस देखने को मिलता है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करें तो यहाँ पे माइटोसिस में हम लोगों ने क्या देखा, माइटोसिस में हमने देखा कि माइटोसिस यहाँ पे दो फेज में होती है। बेसिकली पहला होता है इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है, सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए रेडी करती है, और यहाँ पे फिर हमारा फाइनल आ जाता है माइटोटिक फेज, जिसमें हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इंटरफेस में देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि क्या क्या स्टेप्स हमारे हुए थे, तो इंटरफेस में सबसे पहले हमारा G1 फेज। तो G1 फेज में क्या हुआ था, सेल ऑर्गन्स की कॉपी बनी थी। फिर हमारा S फेज था। S फेज में क्या हुआ था, हमारा क्रोमैटिन फाइबर्स और सेंट्रोसोम की कॉपी बनी थी। G2 फेज में क्या हुआ था, हमारा सेल ग्रोथ कंटिन्यू थी, इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला था। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हुआ था, हमारा माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में सबसे पहले हमारा आया था प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या हुआ था कि जो हमारा क्रोमैटिन फाइबर्स थे वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे। और इसके अलावा जो सेंट्रोसोम था उसकी भी कॉपी यहाँ पे बन गई थी, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज में हमने क्या देखा था, मेटाफेज में जो हमारे स्पिंडल फाइबर थे उन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोम को सेंटर में अलाइन कर दिया था, और न्यूक्लियस यहाँ पे क्या हुआ था, न्यूक्लियस गायब हो गया था। उसके बाद एनाफेज में क्या हुआ था, एनाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हुए थे ये यहाँ पे 20 से क्या हुए थे, 20 से अलग हो गए थे। अलग होके क्या हुआ था, अपोजिट पोल में पहुंच गए थे। उसके बाद टेलोफेज में क्या हुआ था कि ये क्रोमोसोम यहाँ पे दोबारा से क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो गए, इनके अराउंड में न्यूक्लियस बन गया, और साइटोकाइनेसिस में फाइनली क्या हुआ, सेल बिल्कुल अलग हो गई और सारे सेल ऑर्गन्स दोबारा से अपीयर हो गए, ठीक है, और हमारा सेल डिवीजन हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा सेल डिवीजन देखने को मिलता है माइटोसिस में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेल डिवीजन के बारे में, जो कि हमारा आ जाता है मियोसिस। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मियोसिस के बारे में, तो अब आप एक चीज ध्यान से समझना, मियोसिस का सिर्फ एक ही काम होता है, और वो होता है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का मतलब है मेल्स में स्पर्म, फीमेल में एग या फिर ओवम। तो जो एग और स्पर्म की सेल होती है वो हमारी मियोसिस के थ्रू बनती है, मतलब मियोसिस के थ्रू जब सेल डिवीजन होता है तो इन दोनों की सेल बनती है। अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि नॉर्मली हमारी सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं।
अब देखो अगर किसी सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम है तो उसको हम लोग बोलते हैं 2n, ठीक है, मतलब इस क्रोमोसोम नंबर को बोलते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इस सेल को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड। लेकिन अगर मान लो किसी सेल में इसके क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाए तो तो हमारा 23 हो गया, तो ऐसी सेल्स को हम लोग यहाँ पे n या फिर हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। और देखो ये जो हमारा स्पर्म और एग है ना, ये हमारी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। बेसिकली इनके अंदर हमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अगर हम लोग इसको भी बहुत सिंपली समझना चाहें, देखो इसको समझ गए ना आप लोग, सब समझ जाओगे कि क्यों 23 होते हैं और क्यों मियोसिस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखो मियोसिस में क्या होगा भाई, मियोसिस में जो पेरेंट सेल है उसके पास तो 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जो सेल बनेगी ना डिवाइड होके, इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे। और ऐसा क्यों होगा, और ये सेल कौन सी होगी भाई, देखो ये सिर्फ दो ही सेल होती हैं, मेल्स में स्पर्म होता है, फीमेल्स में ओवम होता है, और इन दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसा होता क्यों है भाई, हम लोगों ने क्या देखा था स्टार्टिंग में ही, कि जब एक स्पर्म और एक ओवम ये दोनों यहाँ पे फ्यूज करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारी जाइगोट की सेल बनती है। अब यहाँ पे देखो जब स्पर्म में 23 होते हैं और ओवम में 23 होते हैं, तो ये दोनों जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट में वापस से तो 46 हो जाते हैं। अब अगर कहीं मान लो स्पर्म में 46 क्रोमोसोम होते और ओवम में भी 46 क्रोमोसोम होते, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते, तब इन दोनों मिलकर ऐसी सेल बना देते जिसमें 92 क्रोमोसोम हो जाते, और ये तो हमारा बिल्कुल गड़बड़ हो जाता। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए हमारा बॉडी में एक ऐसा सिस्टम डिजाइन है जो कि स्पर्म और ओवम को इस तरीके से बनाता है कि इनमें 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, ताकि ये दोनों जब आपस में फ्यूज करें और जाइगोट बने तो जाइगोट में दोबारा से नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो इसलिए हमें यहाँ पे मियोसिस देखने को मिलता है। तो मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि जो हमारे गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स का मतलब स्पर्म ओवम, ठीक है, स्पर्म इन मेल्स, एग्स इन फीमेल्स, it reduces the chromosome number by half forming haploid cells from a diploid parent cell। यानी कि ये क्या करता है, डिप्लॉइड पेरेंट सेल से, डिप्लॉइड मतलब ऐसा सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम हो, हैप्लॉइड मतलब ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर 23 हो, तो ये हैप्लॉइड सेल को बनाता है डिप्लॉइड सेल से। दिस इंश्योर्स दैट व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज रीस्टोर्ड, यानी कि ताकि यही इंश्योर करता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो, यानी कि स्पर्म ओवम आपस में मिले, इन दोनों इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो दोबारा से क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर्ड हो जाए, 46 हो जाए। इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, और इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, उनका रिडक्शन हो जाता है। अब पर्पज ऑफ मियोसिस की बात करें तो भाई देखो पर्पज सिंपल सी बात है, गैमेट्स का प्रोडक्शन करना, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना जनरेशन टू जनरेशन, और जेनेटिक वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करना। अभी देखो, अभी हम लोग जब यहाँ पे मियोसिस के स्टेप्स को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसी मियोसिस की वजह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो नया बेबी डेवलप होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही पर अपने माँ बाप से डिफरेंट होता है। देखो जब भी एक बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो उसके अंदर माँ बाप की थोड़ी बहुत क्वालिटीज तो होती हैं, क्योंकि उसको मदर के ओवम से 23 क्रोमोसोम मिलते हैं और फादर के स्पर्म से 23 क्रोमोसोम मिलते हैं, तो इन दोनों की वजह से ही यहाँ पे एक बच्चे में अपने माँ बाप की कुछ क्वालिटीज होती हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चा अपने माँ बाप से थोड़ा बहुत अलग होता ही है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक जेनेटिक वेरिएशन उसके अंदर हो जाता है, ठीक है, जीन्स का चेंज हो जाता है, और वो जीन्स का चेंज हम लोग अभी देखेंगे इसी मियोसिस के अंदर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मियोसिस भी, अब देखिए यहाँ पे मियोसिस भी ना हमें दो स्टेप्स में देखने को मिलता है। पहला होता है मियोसिस 1 और दूसरा हो जाता है मियोसिस 2। तो दोनों में ही हमें यहाँ पे कह सकते हो चार प्रोफेस, एनाफेस, मेटाफेस देखने को मिलेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना वरना कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मियोसिस फर्स्ट के बारे में। तो भाई देखिए मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी कह सकते हो 4 स्टेप्स होंगे, 4 स्टेजेस होंगे, और मियोसिस 2 के अंदर भी 4 स्टेजेस होंगी, ठीक है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस दो। और इसका मियोसिस फर्स्ट है तो इसको हम लोग फर्स्ट बोल देते हैं, और दूसरा वाला मियोसिस 2 होगा तो उसको हम लोग मियोसिस 2 बोल देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोफेस फर्स्ट में क्या होगा, प्रोफेस 1 में हमारा सबसे पहले क्या होगा, इसमें भी सबसे पहले हमारे क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होंगे और क्रोमोसोम को फॉर्म करेंगे। दीज क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन अ पेयर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। अब देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि या तो हमारी नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब या तो हम लोग इसको नॉर्मली 46 डिफरेंट क्रोमोसोम बोल सकते हैं, या फिर हम लोग अगर मान लो दो को पेयर में बोलें। देखो ये पेयर अलग चीज है, इतना समझना। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये 2 क्रोमोसोम है, अब ये 2 क्रोमोसोम अगर एक साथ हम लोग ऐसे मतलब अलग अलग ही हैं लेकिन हम लोग एक साथ एक पेयर में बोल रहे हैं, तो ये हो गया 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम,
वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अभी हम लोगों ने जब सिस्टर क्रोमैटिड्स को देखा था तो देखो दो क्रोमोसोम थे तो इसके अंदर भी, लेकिन इसको पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बोलते हैं, ये चीज समझना आप लोग। ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है कि दो अलग अलग क्रोमोसोम। देखो यहां पे तो क्या हुआ, यहां पे दो क्रोमोसोम आपस में ज्वाइंट हो गए, तो ये अलग चीज है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है दो ऐसे क्रोमोसोम जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर होते हैं। बेसिकली यहाँ पे इस पेयर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम यहाँ पे मदर का होता है, एक क्रोमोसोम यहाँ पे फादर का होता है। लेकिन अभी इतना डिटेल में मत समझो, ये समझ लो कि 46 में से अगर जो दो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, उनको हम लोग यहाँ पे पेयर बोल देते हैं। और बेसिकली इनको हम लोग यहाँ पे होमोलोगस पेयर बोल देते हैं, ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं किससे, क्रोमैटिन से। अब देखो एक चीज आप लोग समझना कि चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों में इंटरफेस सेम ही होता है और ऑलरेडी हो चुका होता है। इंटरफेस के बाद ही हमारा मियोसिस या फिर माइटोसिस स्टार्ट होता है। तो इंटरफेस में ही हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा एस फेस होता है इसमें हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स की कॉपी बन चुकी होती है। मतलब चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, इन दोनों में ही यहाँ पे बेसिकली हमारे 92 क्रोमैटिन होते हैं। और 92 क्रोमैटिन का मतलब है 92 क्रोमोसोम है, क्योंकि दोनों सेम ही चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि दीज क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन अ पेयर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने 92 क्रोमोसोम है ना, और 92 क्रोमोसोम यहाँ पे पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन एक चीज समझना कि यहाँ पे हम लोग क्या दिखाते हैं कि जैसे देखो होमोलोगस पेयर का मतलब है कि दो क्रोमोसोम आपस में पेयर में है। लेकिन यहाँ पे जब इनकी कॉपी बनती है, जैसे भाई देखिए इनकी कॉपी यहाँ पे पहले ही बन चुकी है हमारे एस फेस में, बेसिकली क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में इनकी कॉपी पहले से बन चुकी है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं तो इनकी जो कॉपी बनती है वो इन्हीं, जैसे मान लो ये जो आप लोग को पिंक वाला दिख रहा है, ठीक है, तो इसकी कॉपी बिल्कुल इसी की जैसी ऑलरेडी बन चुकी होगी। और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है इसकी भी कॉपी ऑलरेडी इसी के जैसी बन चुकी होगी। तो जब ये यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में बनेंगे तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पे होमोलोगस, अब इसको भी हम लोग होमोलोगस पेयर ही बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या है। लेकिन अब एक चीज समझना कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हम लोग उन क्रोमोसोम पेयर को बोलते हैं जो कि सिमिलर से होते हैं। लेकिन अब चूंकि हमारे पास कितने 92 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में भी जब होंगे तो इसको भी हम लोग होमोलोगस पेयर ही बोलेंगे। लेकिन हालांकि अब यहाँ पे टोटल अगर आप लोग देखो तो इस वाले होमोलोगस पेयर में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 4 है, जबकि इसमें कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे दो आपस में फ्यूज हो गए हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग होमोलोगस पेयर भी बोलेंगे, इसको भी। बस यहाँ पे ये क्रोमैटिड्स का होमोलोगस पेयर है, यहाँ पे क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर है। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं होमोलोगस पेयर की तो हम लोग क्रोमैटिड्स के होमोलोगस पेयर की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मेंशन होता है, लेकिन आप एक चीज समझना कि हम लोग क्रोमैटिड्स के होमोलोगस पेयर की बात करते हैं क्योंकि हम लोग सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इन लास्ट स्टेप देयर इज इनफ एक्सचेंज ऑफ डीएनए अकर्स बिटवीन दीज पेयर्ड क्रोमोसोम फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब यहीं पे सारी चीजें आने वाली हैं। इसी वजह से जो बेबी डेवलप होता है वो यहाँ पे अपने मदर फादर की एग्जैक्ट कॉपी होते हुए भी थोड़ा सा उनसे डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इनमें होता क्या है कि ये दोनों आपस में पास पास आते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में पास पास आए। और पास पास आने के बाद होता क्या है कि इनका जो यहाँ पे जो नीचे वाला निचला हिस्सा होता है, ठीक है, जो लोअर पार्ट होता है, यहाँ पे इन दोनों से यहाँ पे क्या होता है कि इसका कुछ पार्ट इसमें चला जाता है और इस वाले का कुछ पार्ट इसमें चला जाता है। यानी कि एक्चुअल में देखिए तो इसमें क्या हुआ, यानी कि पिंक वाले क्रोमैटिड का कुछ पार्ट हमारे ब्लू में चला गया और ब्लू वाले का कुछ पार्ट हमारा पिंक में आ गया। तो अब क्या हो गया, अब देखो अब यहाँ पे ये क्रोमैटिड्स बिल्कुल डिफरेंट हो गए, क्योंकि देखिए अब इसकी आधी नहीं, बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसमें आ गई, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसमें आ गई, और ये यहाँ पे सारे के सारे जितने भी क्रोमैटिड्स होते हैं उन सभी में ये एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक नई जीन सी बन जाती है, ठीक है। और इसी वजह से जो बेबी यहाँ पे डेवलप होता है उसमें यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्रोफेस में क्या हुआ कि जो हमारे क्रोमोसोम थे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमैटिड से, इनमें यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है और यहाँ पे देखिए अगर प्रोफेस 1 को हम लोग और डिटेल में देखना चाहें तो इसको हम लोग 5 सब स्टेज में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला हो जाता है लेप्टोटेन स्टेज, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होता है, मतलब कि जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। फिर जाइगोटेन स्टेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है। अब देखिए हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बोल रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग होमोलोगस क्रोमैटिड्स के पेयर की बात कर रहे हैं। उसके बाद
पैकेटिन स्टेज में क्या होता है कि हमारा क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग मतलब कि इसका कुछ पार्ट इसमें, इसका कुछ पार्ट इसमें हो जाएगा। डायप्लोटेन स्टेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू सेपरेट। अब देखिए जब क्रॉसिंग हो गई तो ये दोनों फिर अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली दिखा दिया, बट जब क्रॉसिंग होती है ना तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे के एकदम ऊपर नीचे आ जाते हैं। और डायकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर स्पिंडल फॉर्म। और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या होगा, फाइनली यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस का फाइबर है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा प्रोफेज 1 देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और बात करें हम लोग यहाँ पे अब अपने मेटाफेज 1 की, तो देखिए मेटाफेज 1 में क्या होता है, इन मेटाफेज 1 स्पिंडल फाइबर ऑफ सेंट्रोसोम अलाइन द होमोलोगस क्रोमोसोम एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो देखो प्रोफेज 1 में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। सबसे पहली बात तो हमारा जो क्रोमैटिड्स है, ठीक है, इनके बीच में डीएनए एक्सचेंज हुआ। और इसके अलावा देखिए हमने डायरेक्टली नहीं दिखाया है, लेकिन जो सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखो तो इस प्रोफेज 1 में ही हमारे स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जो फाइबर फॉर्म हुए, अब ये मेटाफेज 1 में क्या करेंगे, बिल्कुल अपोजिट पोल में जाएंगे और ये जो हमारा क्रोमैटिड्स हैं इनको सेंटर में अलाइन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा माइटोसिस के प्रोफेज में जैसी चीजें हो रही थी वैसे ही यहाँ पे भी होंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसी में हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि माइटोसिस से इसको बिल्कुल डिफरेंट बना देता है। तो देखो मेटाफेज 1 में तो वही होगा कि हमारे क्रोमोसोम यहाँ पे सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। लेकिन अब एनाफेज 1 में क्या होगा, in anaphase 1 the homologous chromosome gets separated and move towards the opposite pole of the cell। देखिए यहाँ पे भी हमारे जो क्रोमोसोम है वो क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे सेपरेट होंगे और अपोजिट पोल में जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे के पूरे क्रोमोसोम यहाँ पे अपोजिट पोल में चले गए। मतलब अगर हम यहाँ पे माइटोसिस के एनाफेज से कंपेयर करें तो देखिए माइटोसिस में क्या हो रहा था, जब यहाँ पे क्रोमोसोम डिफरेंट पोल्स में जा रहे थे तो ये अलग हो जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे इस वाले देखिए इस वाले सेंट्रोमेयर से हमारे क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट पोल में चला गया। तो इस वजह से देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए ये स्प्लिट होके जाते, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये 20 से टूट के अपोजिट पोल में जाते तो जो नई सेल बनने वाली होगी उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते, क्योंकि देखिए तब यहाँ पे सेम स्प्लिट होते। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इन 4 में से 2 नीचे चले गए, 2 ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 46 है ना, तो 46 में से ऐसा नहीं हुआ कि 20 से टूट के 46 ऊपर भी गए 46 नीचे भी गए, बल्कि ऐसा हुआ कि ये आधे ऊपर गए आधे नीचे चले गए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अभी देखिए क्या होगा कि हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। और यही यहाँ पे सबसे बड़ा इसका ट्विस्ट पॉइंट और टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, एनाफेज 1 में अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जब एनाफेज 1 में दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे अपोजिट पोल में चले गए तो टेलोफेज 1 में क्या होगा कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, टेलोफेज 1 में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे दोनों के अराउंड फॉर्म हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो थे ये हमारे डिसअपियर हो जाएंगे और बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस 2 न्यू हैप्लॉइड सेल फॉर्म। और उसके बाद देखिए इसी में हम लोग साइटोकाइनेसिस को अलग से नहीं दिखाते, टेलोफेज 1 में ही हम लोग साइटोकाइनेसिस को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें हमारी साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगी और हमें 2 नई सेल मिलेगी। और अब देखिए ये 2 नई सेल्स क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम क्या हुए थे, आधे ऊपर गए आधे नीचे गए। तो इस तरीके से जो 2 नई सेल मिलेंगी इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। वहीं माइटोसिस में देखिए क्या हुआ था, माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर थे वो यहाँ पे सेम ही थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 20 से स्प्लिट होता, जैसे 4 अगर यहाँ पे है तो देखिए 4 ही ऊपर गया 4 ही नीचे गया। जबकि यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इस एनाफेज 1 में क्या हो रहा है, 4 बीच में है तो ऊपर 2 गए नीचे भी 2 गए, यानी इसमें हाफ हो गए, जबकि यहाँ पे हमारा सेम है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसमें हमारा क्रोमोसोम जो थे, जैसे कि इसमें हमारा जो क्रोमैटिड फॉर्म है क्रोमोसोम का, बेसिकली वही पूरा का पूरा ऊपर गया वही पूरा का पूरा नीचे गया। जबकि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो ये क्रोमैटिड फॉर्म था ये हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, माइटोसिस के एनाफेज से। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो क्रोमैटिड का फॉर्म था ये 20 से ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो ये दोबारा से इंडिविजुअल क्रोमोसोम में सेपरेट होकर ऊपर नीचे गया था, जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि पूरा का पूरा क्रोमैटिड ही ऊपर नीचे चला गया। तो इस तरीके से देखिए इस तरीके से हमारी जो 2 नई हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हुई हैं इसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 23। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली किस फॉर्म में है, वो बेसिकली क्रोमैटिड्स के फॉर्म में है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा क्रोमैटिड्स अलग थोड़ी हुआ है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें 23 क्रोमोसोम तो है, लेकिन वो 23 क्रोमोसोम किस फॉर्म में, क्रोमैटिड्स के फॉर्म में। तो इसीलिए देखिए इसीलिए अब जो फाइनल सेल बनेगी ना वहां पे हमें क्रोमैटिड के फॉर्म में नहीं चाहिए, बल्कि वहां पे हमें चाहिए कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिड्स के फॉर्म में ना होके क्रोमोसोम के फॉर्म में ही हो। इसीलिए मायोसिस में अब हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है
जाता है, जो कि हमारा हो जाता है मायोसिस 2। तो अब इस मायोसिस 2 में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मायोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। और देखिए यहां पे अब जो भी स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल माइटोसिस जैसे होंगे, जैसे यहां पे भी अब हमारा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस होगा, लेकिन इसका जो ये सारी चीजें हैं वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी होंगी, जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले वाले सेल डिवीजन में देखा था। ठीक है, और यहां पे देखिए अब ये जो दो नई सेल हमारी बनी है, ठीक है, ये जो दो नई हैप्लॉइड सेल्स बनी है मायोसिस 1 में, जिनमें हमारा क्रोमोसोम बेसिकली क्रोमैटिड्स के फॉर्म में है, अब ये दोनों डिवाइड होंगी। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, जब एक सेल डिवाइड होती है तो दो में कन्वर्ट होती है, और अगर दो सेल डिवाइड होगी तो कितनी, 4 नई सेल्स में कन्वर्ट होगी। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अब इस मायोसिस 2 में होगा क्या, बेसिकली हमें अल्टीमेटली 4 न्यू हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी। और अब यहां पे देखिए, यहां पे जो हैप्लॉइड सेल्स फाइनली मिलने वाली हैं हमें, उसमें जो हमारा क्रोमोसोम होगा वो बेसिकली क्रोमोसोम के फॉर्म में ही होगा, वो क्रोमैटिड्स के फॉर्म में नहीं होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। देखिए बहुत अंदर जाके मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर हम लोग बात करें अपने मायोसिस नंबर 2 के बारे में, तो अब देखिए इन प्रोफेज 2, अब यहाँ पे हमारा प्रोफेज से स्टार्ट होगा, जो कि हमारा प्रोफेज 2 है बेसिकली। इन प्रोफेज 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स अगेन स्टार्टेड डिसअपियरिंग एंड सेंट्रोसोम फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से वही सारी स्टेप्स रिपीट होंगी, ठीक है, जैसे कि जो हमारी दो नई सेल्स बनी है, ठीक है, ये जो दो नई सेल्स बनी है, अब इसमें हमारा देखिए, इसमें हमारा क्रोमोसोम किस फॉर्म में है, हमारा क्रोमैटिड्स के फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोफेज 2 में देखिए, प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे जो हमारी सेंट्रोसोम है, ठीक है, वो माइटोटिक स्पिंडल, तो यहाँ पे देखिए जो सेंट्रोसोम है ये माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म कर रहे हैं, और देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है। अब मेटाफेज 2 में क्या होगा, द स्पिंडल फाइबर ऑफ द सेंट्रोसोम अलाइन द क्रोमोसोम्स ऑफ द क्रोमोसोम्स विद सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द सेंटर ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे देखिए अब इस मेटाफेज 2 में क्या होगा कि ये जो दोनों क्रोमोसोम है ये हमारे सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो गई है। तो देखिए यही सारे सेम स्टेप्स हमारे माइटोसिस के मेटाफेज में भी थे, प्रोफेज में भी थे, है ना, यहाँ पे सेम चीजें होंगी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी क्या होगा, अब यहाँ पे एनाफेज 2 आएगा। एनाफेज 2 में क्या होगा, द सेंट्रोसोम स्प्लिट्स द सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है, अब यहाँ पे ये 20 से स्प्लिट होंगे, यानी देखिए अब ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे इस फॉर्म में है, तो अब ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे और ऐसे स्प्लिट होगा, जो कि हमारा क्या हो रहा था, जो कि हमारा एनाफेज 1 में नहीं हुआ था। ठीक है, एनाफेज 1 में ये पूरा का पूरा क्रोमैटिड ही ऊपर नीचे गया था, लेकिन यहाँ पे एनाफेज 2 में क्या होगा, एनाफेज 2 में ये जो है 20 से स्प्लिट होंगे। तो यहाँ पे देखिए दो हैं, तो यहाँ पे देखिए दो ही ऊपर भी गए, दो ही नीचे भी गए, लेकिन एक चीज समझिए, यहाँ पे टोटल ये कितने हैं, तो ये 23। तो चाहे यहाँ पे 20 से स्प्लिट भी हो, लेकिन ऊपर और नीचे कितना जाएगा, 23 ही जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो एनाफेज 2 में क्या हुआ, ये दोनों हमारे स्प्लिट हो गए, अलग अलग पोल में चले गए, और उसके बाद फाइनली हमारा टेलोफेज 2 में क्या होगा, द स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। ठीक है, जो हमारा टेलोफेज 2 है, इसमें स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। A new nuclear membrane form around the separated chromatids by the process of cytokinesis and we get 4 new haploid cells। और यहाँ पे देखिए इसी में हमारा साइटोकाइनेसिस भी इंक्लूड हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, एक न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होगी, और फाइनली हमें 4 नई सेल्स मिलेंगी, जो कि हमारी 4 न्यू हैप्लॉइड सेल्स होंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 23, लेकिन अब यहाँ पे क्रोमोसोम किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। तो एक चीज समझिए, एनाफेज, ठीक है, इस जो हमारा एनाफेज 1 था, तो एनाफेज 1 में भी हमें जो दो नई सेल मिली थी वो हमारी हैप्लॉइड ही थी, लेकिन यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम बेसिकली क्रोमैटिड्स के फॉर्म में था। और हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो फाइनल सेल हमें मिले उसमें हमारा क्रोमोसोम बेसिकली क्रोमैटिड्स के फॉर्म में ना होकर क्रोमोसोम के फॉर्म में हो, जो कि अल्टीमेटली क्रोमैटिन फाइबर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो तो क्रोमोसोम क्या हुआ, जैसे ही सेल पूरी बन गई है तो क्रोमोसोम फिर से डीअसेंबल हो गया और क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन फिलहाल के लिए हमें चाहिए यही कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो इस तरह हो। तो इसीलिए जो हमारा मेयोसिस 1 था, ठीक है, उसमें जो हमें फाइनल सेल्स मिली थी वो दोबारा से मेयोसिस 2 में जाती हैं, ताकि जो फाइनल सेल मिले उसमें हमारा क्रोमोसोम बेसिकली इस फॉर्म में हमें देखने को मिले, ना कि क्रोमैटिड्स के फॉर्म में। तो आई होप कि आप लोग को समझ गए होंगे कि आखिर क्यों मायोसिस 2 में हमें 2 स्टेप्स देखने को मिलती हैं, और कैसे मायोसिस 2 में हमें जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हुए देखने को मिलते हैं, और किस तरीके से मायोसिस 2 में बेसिकली हमें जेनेटिक वेरिएशन भी देखने को मिलता है।
तो ये सारे हमारे स्टेप्स हो जाते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सेल डिवीजन टॉपिक खत्म होता है, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है और सारी चीज़ें क्लियर हो गई है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ में आती ये चीज़ें, उनको लगता है उनको समझ में आ गया, बट अगर आप डीप डाउन उनसे जाके पूछो कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो उनको नहीं समझ में आता है। बट आई थिंक अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी। अगर कोई भी आपसे सेल डिवीजन को लेके कुछ भी सवाल करता है तो आई थिंक आपके पास सारे आंसर्स जरूर होंगे। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा हो सके तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को सेल डिवीजन समझ में आया या नहीं आया। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेल जंक्शन के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सेल जंक्शन के बारे में, तो देखिए सेल्स इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट आइसोलेटेड। देखिए सबसे पहली बात की जो मल्टी सेल्यूलर, जिनके अंदर मल्टीपल सेल होती है, यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर हमारी एक सेल तो होती नहीं है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, एक साथ रहती हैं। दे आर ऑफन कनेक्टेड टू वन another or with basement membrane with specialized structure known as cell junction। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझिएगा। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हमारी बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो वो मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक होगा, उसमें हम काफी डिटेल में इन सारी चीजों को देखेंगे। बट अभी आप सिंपली समझो कि बहुत सारी सेल्स मिलेंगी तो टिश्यू बनाएंगी। लेकिन बहुत सारी सेल्स कैसे, किस तरीके से मिलकर टिश्यू बनाती हैं? भाई ऐसा तो है नहीं कि एक सेल दूसरी सेल से बिल्कुल दूर दूर है और यहाँ पे टिश्यू बन गया। ये सेल्स कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा सा पास पास होते होंगे, कनेक्टेड होती होंगी। तो देखिए जब हमारी दो सेल यहाँ पे एक टिश्यू बनाती है, मतलब कि बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं, तो सबसे पहली बात तो कि ये जो दो सेल्स होती हैं ये आपस में भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारा स्पेशली जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, अभी हम लोग टिश्यू जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत 4 टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें ना ये जो सेल्स हैं ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कनेक्टेड होती हैं। देखिए इसका नाम क्या है, बेसमेंट, यानी कि जो बिल्कुल नीचे बेस में हो, और मेम्ब्रेन मतलब कि एक मेम्ब्रेन टाइप का, मतलब एक सरफेस होता है, ठीक है। तो इससे भी हमारी सेल्स अटैच होती हैं। तो आप समझिए कि एक टिश्यू में हमारी जो सेल है वो दो चीजों से कनेक्ट होती है। पहली तो कि दो सेल आपस में कनेक्ट होती हैं, और दूसरा कि एक जो सेल है वो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो देखिए चाहे हमारा सेल दोनों आपस में कनेक्ट हो, चाहे हमारी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो, इनमें कनेक्शन के लिए एक कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। समझ लीजिए कुछ एक ग्लू टाइप का चाहिए होगा। तो इसी ग्लू का काम हमारा सेल जंक्शन करता है। मतलब ये क्या करता है, दो सेल और या फिर सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। इट इज सिंपली द कनेक्शन बिटवीन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू सेल्स। तो यहाँ पे देखिए चाहे टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, क्योंकि देखिए चाहे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो चाहे सेल हो, दोनों के पास मेम्ब्रेन है, तो दोनों की मेम्ब्रेन आपस में कनेक्ट है। चाहे हमारी दो सेल हो तो यहाँ पे भी हमारी दोनों सेल की कनेक्ट क्या हो रही, कनेक्ट तो हमारी मेम्ब्रेन ही हो रही ना। तो इसको हम लोग कनेक्शन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ सेल। तो सबसे मेजर फंक्शन तो ये है कि हमारी सेल की अटैचमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद मेंटेन टिश्यू इंटेग्रिटी। देखिए इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि एक अस्तित्व बनाए रखना, एक जो भी जिसका स्ट्रक्चर जैसा है उसको मेंटेन रखना, ठीक है, कि वो टूटे ना। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे सेल्स आपस में अच्छे से कनेक्टेड होंगी तभी तो एक टिश्यू अपना जिस स्ट्रक्चर में उस स्ट्रक्चर में मेंटेन रह पाएगा। तो टिश्यू की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करती हैं। उसके बाद देखिए हेल्प्स इन सेल कम्युनिकेशन। अब सेल कम्युनिकेशन भी हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा, तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि दो सेल आपस में थोड़ा बहुत कम्युनिकेट भी करती हैं। मतलब देखिए कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। अब बातचीत ऐसे डायरेक्टली नहीं करती हैं बट इनडायरेक्टली ये दोनों सेल्स आपस में बात भी करती हैं। तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे देखिए जैसे जब एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट है तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच में ना थोड़ा बहुत कह सकते हो, मान लो इस सेल के पास कोई सब्सटेंस है और इसको जरूरत है तो यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो इसी कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे हमारा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस भी हमें देखने को मिलता है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन की बात करें तो हमें मेनली 3 टाइप के सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं। पहला हो गया टाइट जंक्शन, दूसरा हो गया एडहियरिंग जंक्शन, थर्ड हो गया गैप जंक्शन। तो तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने टाइट जंक्शन के बारे में। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे टाइट जंक्शन को देखें तो इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ आउटर लेयर्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली देखें तो ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारी एक सेल और ये हमारी दूसरी सेल। तो ये जो दोनों सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में देखिए यहाँ पे चिपक रही है ना। तो देखिए जब दो मेम्ब्रेन आपस में बिल्कुल अच्छे से फ्यूज कर जाते हैं, बहुत अच्छे से जब कनेक्टेड होती हैं, तो वहीं पे हमारा यहाँ पे टाइट जंक्शन देखने को मिलता है।
इट एक्ट्स लाइक अ जिपर और सील बिटवीन सेल्स दैट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे देखिए ये क्या करता है कि जैसे यहाँ पे इतनी अच्छे से इनको जोड़ के रखता है कि बिल्कुल एक लीकेज, एक जिपर मतलब कि जैसे चेन टाइप का काम करता है कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक चेन है, ठीक है, और एक चेन हमने यहाँ से खींच के यहाँ बंद कर दी तो ये बिल्कुल लॉक हो गया, टाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है वो यहाँ पे लीक नहीं हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ से कोई सब्सटेंस यहाँ लीक नहीं होगा। इट इज फाउंड इन मेनली इन एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पे देखिए मेनली ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होती है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। बाकी ये टिश्यू कहाँ देखने को मिलता है, हमारा स्टमक में, इंटेस्टाइन में और हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। तो इन सभी जगह हमारा ये जो है हमारी कह सकते हो टाइट जंक्शन देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था कि ये प्रिवेंट द लीकेज ऑफ कंपोनेंट्स। तो जैसे अगर हम यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो इस ब्लैडर में हमारा क्या होता है, इस ब्लैडर में हम लोग देखेंगे आगे, इसमें हमारा यूरिन होता है। तो इस यूरिन को हमारे ब्लैडर से बाहर ना लीक हो, ठीक है, इसीलिए हमारा यहाँ पे ब्लैडर की सेल्स के पास हमें क्या होता है, टाइट जंक्शन देखने को मिलता है। और उसके बाद स्टमक में क्या होता है, हमारा HCl होता है और भी हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ हमारे स्टमक से भी एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन तो मेन एब्जॉर्प्शन साइट होती है। तो इन सभी जगह हमारा जो भी कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो लीक ना हो जाए, है ना, वो इधर उधर ना चले जाए, इसीलिए हमें यहाँ पे टाइट जंक्शन देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिगर में देखें तो ये हमें कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेल मेम्ब्रेन ये हो गई, एक सेल मेम्ब्रेन ये हो गई। जैसे इसको देख के आप कंफ्यूज मत हो कि ये क्या है। देखो यहाँ पे इसको अगर आप ऐसे पूरा सेल बना लो तो ये मेम्ब्रेन को जूम करके थोड़ा ऐसे बना दिया गया है। तो एक सेल मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चीज हमारी दिखाई गई है टाइट जंक्शन। यानी कि देखिए टाइट जंक्शन में क्या हुआ है, इन दोनों मेम्ब्रेन को देखिए बिल्कुल एकदम लॉक कर दिया, जैसे इसको बांध रखा हुआ है। जैसे आप समझिए कि दो ऐसे मेम्ब्रेन है और इनको हमने एक धागे से ऐसे बांध दिया, तो बहुत टाइट एक अटैचमेंट हमें देखने को मिलता है टाइट जंक्शन में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपने अडियरिंग जंक्शन के बारे में। तो एज द नेम सजेस्ट दीज जंक्शन फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग अडेशन बिटवीन द सेल्स। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है, अडियरिंग। अडियरिंग मतलब अडेशन, अडेशन मतलब चिपकना। तो यहाँ पे भी जो हमारा जंक्शन है वो हमारी सेल्स को बहुत अच्छे से चिपका कर रखता है। अब इसके 3 टाइप हो जाते हैं, ठीक है। जब पहला हो जाता है अडियरेंस जंक्शन, दूसरा हो जाता है डेस्मोसोम्स, तीसरा हो जाता है हेमीडेस्मोसोम्स। तो बात करें सबसे पहले अपने अडियरेंस जंक्शन के बारे में। तो देखिए इस अडियरेंस जंक्शन को हम लोग यहाँ पे बेल्ट डेस्मोसोम्स ही बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें बाकी दोनों टाइप भी क्या है, दोनों टाइप में डेस्मोसोम आ रहा है, यानी अडियरिंग जंक्शन में हमारे डेस्मोसोम वर्ड जो है देखने को मिलते हैं। तो ये जो अडियरेंस है ये भी हमारा बेल्ट डेस्मोसोम भी कहलाता है। और इसके अंदर हमें यहाँ पे एक प्लैक देखने को मिलता है। जैसे अब अगर हम लोग यहाँ पे अडियरेंस जंक्शन को देखें तो जैसे देखिए ये एक सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे हमें कुछ प्लैक मतलब क्या होता है कि इस प्लैक के अंदर हमारे प्रोटीन, फाइबर्स और ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, ठीक है। मतलब समझ लीजिए एक प्रोटीन्स वगैरह मिक्स होकर एक मास फॉर्म कर लिया, ठीक है, एक एरिया फॉर्म कर लिया है, तो ये हमारा प्लैक हो जाता है। और इसी प्लैक में क्या होता है, इसी प्लैक में हमें यहाँ पे देखिए अगर ये आप लोगों को दिख रहा हो कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। अच्छा देखिए फिलामेंट्स कहीं भी देखिए, फिलामेंट्स का मतलब होता है थोड़ा सा धागे नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, फाइबर्स वगैरह। और माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल, तो बहुत ही स्मॉल धागे नुमा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे निकले होते हैं, ठीक है। द ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन द अडियरेंस जंक्शन हेल्प्स टू जॉइन द सेल। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप लोग को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये ऐसे निकला है, ये ऐसे निकला है, ये ऐसे निकला है, ये ऐसे निकला है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और देखिए यहीं पे क्या होता है, ये दोनों आपस में, मतलब हमने ऐसे दिखा दिया, बट आप ये समझिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे समझिए कि ये 4 उंगलियां हो गई, ये 4 उंगलियां हो गई, ठीक है। इसको आप ग्लाइकोप्रोटीन समझिए, जैसे ये 4 उंगलियां इस वाली सेल का ग्लाइकोप्रोटीन और ये वाली इस दूसरी वाली का। अब ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों आपस में आए, इन्होंने बिल्कुल एकदम टाइटली जो है एक दूसरे को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, तो ये हमारा हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का कनेक्शन, जो कि हमें अडियरेंस जंक्शन में देखने को मिलता है। और देखिए यही कनेक्शन हमें जो है बिल्कुल तीनों में देखने को मिलेगा, बस तीनों में कुछ कुछ डिफरेंस होंगे। जैसे अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डेस्मोसोम्स के बारे में, तो ये हमारा सेकंड टाइप हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या जो हमारा डेस्मोसोम है इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी देखिए दीज जंक्शन कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो यहाँ पे भी हमारे जो नेबरिंग मतलब अगल बगल की सेल्स होती हैं इनको आपस में बांध कर रखते हैं। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी हमें प्लैक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो फिलामेंट होता है वो हमारा इंटरमीडिएट होता है। जैसे यहाँ पे जो हमारा फिलामेंट था ये क्या था, माइक्रो फिलामेंट था, जबकि यहाँ पे जो फिलामेंट है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अब देखिए ये जो माइक्रो फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये सारे हमारे क्या थे, ये सारे हमारे साइटोस्केलेटन के अंदर हमें देखने को मिले थे, अगर आप लोग को याद हो।
तो यहाँ पे हमारा फिलामेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो देखिए लगभग सेम स्ट्रक्चर ही हमें देखने को मिलता है, बस यहाँ पे फिलामेंट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डेस्मोसोम। और फिर थर्ड हो जाता है हमारा यहाँ पे हेमीडेस्मोसोम। तो हेमीडेस्मोसोम क्या होता है? इट रिसेंबल्स लाइक डेस्मोसोम बट दे डोंट अटैच विथ adjacent cells, they are basically attached with the placement membrane। तो यहाँ पे देखिए डेस्मोसोम्स में क्या होता है कि दो सेल के बीच में कनेक्शन होता है। अच्छा ये समझ रहे हो ना, ये जैसे आप लोगों को कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है? जैसे ये जो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं, जैसे ये पूरा पीछे बना तो ये सेल हो गई, ठीक है। और ये मतलब हम लोगों ने ऐसे मेम्ब्रेन को थोड़ा ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया है, बट ये सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये सेल के अंदर होगा और ये वाला सेल का बाहर वाला पोर्शन है। तो ये दो सेल हैं इस तरीके से और ये आपस में अटैच हैं, ठीक है। तो देखिए दो सेल के बीच में अटैचमेंट हो तो डेस्मोसोम, और अगर एक सेल और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में अटैचमेंट हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने देखा था कि जिसके ऊपर हमारी सेल देखने को मिलती है, तो इन दोनों के बीच में अगर कनेक्शन हो तो ये हमारा हो जाता है हेमीडेस्मोसोम, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और फाइनली हम लोग बात करें अपने लास्ट जंक्शन के बारे में, तो ये हमारा आ जाता है गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन देखिए क्या होते हैं, ये हमारे स्पेशलाइज्ड थोड़ा सा, मतलब देखिए गैप जंक्शन में क्या होता है कि जैसे दो सेल है, मान लीजिए ये एक सेल और ये दूसरी सेल, तो इनके बीच में ना ये बिल्कुल एक जैसे मान लीजिए पाइप टाइप का काम करते हैं कि ऐसे एकदम फंसे हुए हैं। तो अब इस गैप जंक्शन के थ्रू क्या होता है, देखिए इस गैप जंक्शन के थ्रू यहाँ पे जैसे स्पेस है ना, तो इस स्पेस से हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो भी यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अ गैप जंक्शन अलाउज द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड सब्सटेंस बिटवीन टू और मोर सेल्स, ठीक है। तो ये दोनों में ही हेल्प करता है क्योंकि इसी के थ्रू हमारा सब्सटेंस भी पास कर जाते हैं और यहाँ पे अगर कोई बात अगर मान लीजिए सेल को करनी होती है तो वो भी इसके थ्रू होती है। तो वो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेल कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है। तो ये हमारा हो गया सेल जंक्शन, और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेल कम्युनिकेशन के बारे में। तो सेल कम्युनिकेशन को सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे सेल सिग्नलिंग के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इसका मतलब क्या होता है, इट्स द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रिसीव एंड सेंड सिग्नल्स फ्रॉम वन टू अनदर सेल। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे सेल कम्युनिकेशन का मतलब है जैसे जब दो सेल आपस में टिश्यू के फॉर्म में कंबाइन होती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टिश्यू में क्या होता है, एक टिश्यू में हमारी बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब जैसे ये बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं, जैसे टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, यानी कि जब सिमिलर स्ट्रक्चर की सेल और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं तब टिश्यू बनता है। तो अगर देखिए अगर सारी सेल को एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करना है तो इनको आपस में कोऑर्डिनेट करके रखना होगा ना, आपस में इनको एक माहौल भाईचारा बना के रखना होगा। तो इस भाईचारा को ये कैसे बनाएंगे, जब आपस में इनकी बातचीत होगी, सारी बातें अच्छे से चलती रहेंगी, तभी तो एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, तभी तो एक साथ मेंटेन रहेगा। तो देखिए इसी बातचीत को करने का तरीका हमारा होता है सेल कम्युनिकेशन। अब बातचीत ये कैसे करेंगे भाई, इनके पास मुंह तो है नहीं कि बोल के बात करें, तो इनको बातचीत करने का एक तरीका होता है कि ये क्या होता है, ये यहाँ पे एक सिग्नल भेजती है दूसरी सेल को और दूसरी सेल यहाँ पे क्या होता है, रिसीव करती है। अब सिग्नल भेजती कैसे, रिसीव करती कैसे, यही चीज हमें देखना है इसके अंदर। सेल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेल की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जो भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमारा दो सेल के बीच में बातचीत होना काफी जरूरी है। बाकी ये हमारी होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन रखता है। जैसे कि हमने देखा था होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि जो हमारा रिसेप्टर होता है जब भी वो कोई चेंज होता है उसको डिटेक्ट करता है और उसके बाद वो किसको बताता है, हमारा कंट्रोल सेंटर को। फिर कंट्रोल सेंटर किसको भेजता है, हमारे रिसेप्टर को, और रिसेप्टर जाके क्या होता है, रिस्पॉन्स को सही करता है। तो एक बात बताइए, क्या ये सारी चीजें हो कैसे रही है भाई, चाहे रिसेप्टर हो, ठीक है, और चाहे हमारा जो हमारा कंट्रोल सेंटर हो और चाहे जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन हो, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं हमें सेल्स देखने को मिलेंगे ना। तो ये आपस में कैसे बात करते हैं, जैसे कंट्रोल सेंटर को हमारा रिसेप्टर कैसे बताता है, वो हमारा सेल कम्युनिकेशन के थ्रू ही बताता है। तो ये सारी चीजें हमारी सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे देखिए दो लाइन हमारी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इज कॉल्ड इंटरसेल्यूलर सिग्नलिंग। देखिए बिटवीन सेल्स का मतलब क्या है कि दो सेल के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे एक सेल अगर सिग्नल भेज रही है और दूसरी सेल रिसीव कर रही है, तो इस कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेल्यूलर। देखिए इंटरसेल्यूलर, ठीक है। और अगर देखिए कम्युनिकेशन विद इन अ सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर। और अगर मान लीजिए एक जो सेल है अगर वो अपने अंदर ही मान लीजिए कोई सिग्नल भेज रही है, ऐसा भी होता है, मतलब एक सेल अपने आप से भी कभी कभी बात करती है, अपने आप को भी कुछ कुछ सिग्नल भेजती है, तो इस टाइप के सिग्नलिंग को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर। देखिए दोनों में बहुत छोटा सा वर्ड डिफरेंस है। यहाँ पे क्या आ रहा है इंटर, यहाँ पे क्या आ रहा है इंट्रा। इंट्रा का मतलब सेल के अंदर, इंटर का मतलब दो सेल के बीच में, ठीक है, समझ गए आप लोग।
तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। बाकी देखिए, अब अगर हम लोग इसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें कि एक सेल सिग्नलिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहला आ जाता है सिग्नलिंग सेल। तो सिग्नलिंग सेल हमारी वो सेल होती है जो कि सिग्नल को भेजती है, ठीक है। जो भेजने वाली सेल है वो सिग्नलिंग सेल हो गई। उसके बाद हमारा आता है सिग्नल मॉलिक्यूल। अब देखिए, जैसे सिग्नलिंग सेल हमारा जो कह सकते हो मैसेज है या फिर बातचीत है, वो करती कैसे है, तो वो ऐसे करती है कि वो अपने अंदर से कुछ हमारे कंपोनेंट्स को रिलीज करती है, जिनको हम लोग बोलते हैं लीगेंड्स, ठीक है। ये हमारे एक स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि सिग्नल को ले जाने का काम करते हैं। अब देखिए, ये लीगेंड हमारे हार्मोन हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, और या फिर ये लीगेंड हमारे न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, देखिए सिंपल से समझिए कि न्यूरॉन्स जो हमारा ब्रेन होता है वो सिग्नल रिलीज करता है, तो वो सिग्नल रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, ठीक है। डोपामीन आपने सुना है, डोपामीन हो गया, तो ये सारा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और डोपामीन वैसे हमारा हार्मोन का भी काम करता है, दोनों का काम करता है, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना कंफ्यूज मत हो, सिंपली समझो कि ये हमारा एक केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है, जो कि हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। तो ये सारे हमारे जो है लिगेंड्स के फॉर्म हो सकते हैं। फिर हमारा आता है रिसेप्टर प्रोटीन। अब देखिए, अब ये जो हमारा ये जो हमारा लिगेंड है, जैसे सिग्नलिंग सेल मतलब सिग्नल भेजने वाली सेल, इसने भेजा कैसे, लिगेंड को रिलीज करके। लेकिन ये लिगेंड अपना सिग्नल पहुंचाएगा कैसे, तो पहुंचाता ऐसे है कि ये जो लिगेंड है, ये दूसरी सेल यानी कि जो हमारी सेल है जिसके पास सिग्नल पहुंचाना है, वहां पे हमारे कुछ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर समझ लीजिए एक ऐसा समझ लीजिए ताला है, ठीक है, जिसकी ये लीगेंड क्या होते हैं, चाबी होते हैं। तो ये लीगेंड जो है ऐसा होता है कि ये लीगेंड जो है जाके इसी रिसेप्टर में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, और जैसे फिट होते हैं तो ये ताला ओपन हो जाता है, और जब ताला ओपन होता है तो क्या होता है कि जो सिग्नल है वो सेल के अंदर तक पहुंच जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि रिसेप्टर ने क्या हुआ है, रिसेप्टर एक ताला लगा हुआ है सेल के ऊपर, ठीक है। अगर ये ताला खुल जाता है तो सेल को सिग्नल मिल जाएगा, तो ये ताले को खोलने का काम कौन करता है, हमारा ये लीगेंड करता है। तो रिसेप्टर हमारा साइट वेयर लीगेंड बाइंड, यानी कि ये हमारी वो जगह होती है जहां लीगेंड जाके बाइंड होता है। और फिर हमारी टारगेट सेल आती है, रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल। तो टारगेट सेल मतलब जिसके ऊपर हमें रिसेप्टर देखने को मिलता है, जहां पे हमारा सिग्नल जाता है और पहुंचता है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, तो यहां पे देखिए ये क्या होता है, देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इनसाइड द सेल दैट पास द मैसेज। देखिए इसको ध्यान समझिएगा, देखिए ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है कि जैसे देखिए एक जो टारगेट सेल है, जब वहां पे हमारा लीगेंड जाके बाइंड हो चुका है, तो देखिए लीगेंड जब रिसेप्टर से बाइंड होता है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये एक ताला है, तो ऐसा नहीं कि बाइंड हो गया बस काम हो गया। बाइंड होने के बाद क्या होता है, बाइंड होने के बाद ही असली खेल शुरू होता है। जैसे यहाँ पे जब बाइंड हो गया तो अंदर जहाँ पे जब ये जो ताला खुल जाता है, ठीक है, तो अब ये लिगेंड अंदर तक जाके मैसेज को पहुंचाता है, और फिर हमारा जो है न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं कि मतलब जब लिगेंड बाइंड हुआ तो कैसे लिगेंड बाइंड होने के बाद अंदर तक हमारे सेल के सिग्नल कैसे पहुंचा, उसके अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे। देखिए इसका नाम क्या है, इंट्रासेल्युलर मतलब यहाँ पे सेल के अंदर होगा, और सिग्नलिंग पाथवे की मतलब सिग्नल किस तरीके से अपना पाथवे ले जा रहा है, किस पाथवे के थ्रू सिग्नल पहुंच रहा है, तो वो हमारा हो जाता है इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे। तो बस ये सारे हमारे इसके अंदर कंपोनेंट्स या फिर इवेंट्स आ जाते हैं। और अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग के बारे में, तो देखिए अगर आप सिलेबस में देखोगे तो आप लोग को 4 टाइप देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल यहाँ पे 6 टाइप की सेल सिग्नलिंग हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने यहाँ पे जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जक्स्टाक्राइन को हम लोग यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग हमारी ऐसी सेल कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, सेल कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग दोनों सेम चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। दैट अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन नेबरिंग सेल्स। यहाँ पे होता क्या है, जैसे नॉर्मली आप लोग बाकी जितने भी सिग्नलिंग देखोगे वहां पे एक सेल दूसरी सेल से कुछ ना कुछ दूरी पे जरूर होगी, लेकिन ये जो जक्स्टाक्राइन है ना, इसमें 2 सेल बिल्कुल आपस में कनेक्टेड ही होती हैं। मतलब हमने क्या देखा था कि नॉर्मली क्या होगा कि हमारा ये जो सिग्नलिंग सेल है ये लीगेंड को रिलीज करेगी, फिर ये लीगेंड जाएगा और रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल का लीगेंड और सेल का दूसरी सेल का जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, सिग्नलिंग सेल का लीगेंड और टारगेट सेल का रिसेप्टर आपस में कनेक्टेड ही होते हैं। तो जो सिग्नल होता है वो बिल्कुल डायरेक्टली ही चला जाता है, ठीक है। मतलब अगर इसको कुछ भेजना है तो ये तुरंत डायरेक्टली ही भेज देती है।
द सिग्नल मॉलिक्यूल रिमेन अटैच टू द सरफेस ऑफ द सिग्नलिंग सेल। तो यहाँ पे देखिए सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होता है, ये जैसे हमारा लिगेंड है तो ये बिल्कुल इसी की सरफेस पे अटैच होता है एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन द एडजेसेंट सेल, और इसी पे अटैच होते होते मतलब कि इससे दूर नहीं भागा है। जैसे नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ये लिगेंड जो है रिलीज होकर दूर जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा लिगेंड इसी सेल से अटैच होते होते ही रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें हमारी जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग देखने को मिलती है। अब देखिए पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग इन विच टारगेट सेल इज वेरी क्लोज टू सिग्नलिंग सेल बट नॉट डायरेक्टली अटैच। जैसे जुक्स्टाक्राइन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो सेल है ये आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं, कि मतलब ये कनेक्टेड ही रहते हैं। लेकिन अब जो हमारा पैराक्राइन है इसमें भी जो सेल है ये आपस में बहुत ही पास पास तो होंगे लेकिन एकदम डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे भी हमारा बहुत पास में होगा सेल, और जो हमारा सिग्नलिंग सेल है ये भी बहुत पास में होगा, और टारगेट सेल भी पास में होगा, लेकिन एकदम डायरेक्टली नहीं अटैच होगा। मतलब यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए इसने क्या किया, इसने हमारा लिगेंड को रिलीज किया, तो अब ये लिगेंड थोड़ी दूर ट्रैवल करके और तुरंत ही जाके बाइंड हो जाएगा। मतलब ये बहुत पास में है लेकिन एकदम क्लोज नहीं है, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, अ सेल सिग्नल टू इटसेल्फ रिलीजिंग अ लिगेंड दैट बाइंड टू रिसेप्टर ऑन इट्स ऑन सरफेस। अब देखिए यहाँ पे ही हमारा आ जाता है कि एक सेल खुद से भी बातचीत करने के लिए हमारा सिग्नल को रिलीज करती है। जैसे यहाँ पे ये सेल है हमारा, इसने सिग्नल को रिलीज किया और ये सिग्नल कहाँ हुआ, जाके इसी के रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। ठीक है, तो ये ऑटोक्राइन हो गया। ऑटो मतलब खुद से, क्राइन मतलब सिग्नलिंग हो गया। ठीक है, तो ये खुद से ही बात करता है। उसके बाद हमारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो देखिए एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो हमारा टारगेट सेल है, ठीक है, ये हमारी बहुत ही दूर होती है। जैसे ये हमारी सिग्नलिंग सेल है, ये हमारी टारगेट सेल है, ये दोनों काफी दूर होती है। जैसे यहाँ पे तो हमने दिखा दिया बट थोड़ा दूर ही होती है। देन सेल रिलीजेज इट सिग्नल। ठीक है, व्हेन द टारगेट सेल इज टू फार, यानी कि जब टारगेट सेल बहुत दूर होती है सिग्नलिंग सेल से, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सिग्नलिंग सेल है वो अपने सिग्नल को, यानी कि जो लिगेंड होता है उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब इसने क्या, इसने हमारा मान लीजिए जो लिगेंड है, लिगेंड मैंने बताया था कि हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लिगेंड इसने हार्मोन के फॉर्म में रिलीज किया, ये हार्मोन गया ब्लड में, और ब्लड से ट्रैवल होते होते ये कहाँ गया, ये हमारा गया दूसरी सेल की रिसेप्टर पे। ठीक है, और ब्लड से इसने क्या किया, ब्लड में ट्रैवल होकर इसने रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर लिया। तो ये हमारा हो जाता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। और इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि जो हमारा लिगेंड होगा वो हार्मोन के फॉर्म में होगा। और फिर नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है डायरेक्ट सिग्नलिंग। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सिग्नलिंग क्या होता है कि डायरेक्ट सिग्नलिंग अकर्स बाय ट्रांसफरिंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस गैप जंक्शन। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट में भी क्या होता है कि जैसे दो सेल ना आपस में कनेक्टेड होती हैं, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन होता है गैप जंक्शन के थ्रू। तो अब यहाँ पे मान लीजिए इस वाली सेल को कोई सिग्नल भेजना है, तो इसने लिगेंड को फॉर्म किया और इसी गैप जंक्शन के थ्रू क्या हुआ, दूसरी सेल में भेज दिया, तो सिग्नल क्या हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे चला गया। तो ये हो गया गैप जंक्शन के थ्रू सिग्नलिंग। और उसके बाद फाइनली हमारा लास्ट टाइप आ जाता है साइनैप्टिक सिग्नलिंग का। अब देखिए साइनैप्टिक सिग्नलिंग को थोड़ा सा मतलब अभी आप ज्यादा नहीं समझ पाओगे, बट अभी थोड़ा सा समझ लेना कि जैसे जो हमारे ब्रेन होता है उसके अंदर हमें सेल देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। और न्यूरॉन हमारी बहुत स्पेशल टाइप की सेल होती है। जैसे नॉर्मली हम लोगों ने सेल को ऐसे ऐसे देख लिया, लेकिन जो न्यूरॉन होता है ना उसका स्ट्रक्चर हमें ऐसा देखने को मिलता है, और ये भी पूरा का पूरा हमारा एक सेल ही है। लेकिन अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग अपने नर्वस सिस्टम में देखेंगे, बट अभी आप सिंपली समझो कि ये हमारी एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन की सेल, जो कि हमारा नाम उसका होता है न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखिए न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं। जो इसका आगे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट, जो इसका पीछे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो यहाँ पे देखिए जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है तो वो करता क्या है कि एक्सॉन टर्मिनल से पहला वाला न्यूरॉन जो मतलब कह सकते हो सिग्नलिंग न्यूरॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल को रिलीज करता है, और दूसरा वाला सेल का जो डेंड्राइट होता है, तो इस डेंड्राइट पे हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो इस डेंड्राइट पे जाके ये सिग्नल फॉर्म होता है, और ये सिग्नल हमारा न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझिए कि जैसे ये नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, लेकिन बुक में इसको ना इस तरीके से दिखाया जाता है। तो देखिए इस फिगर में यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इस फिगर में ये जो पहला वाला फिगर आपको दिख रहा है इसका मतलब हमारा एक्सॉन टर्मिनल है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, इस पार्ट को थोड़ा सा ऐसा जूम करके ऐसा बना दिया गया है, और यहाँ पे इस डेंड्राइट वाले पोर्शन को, ठीक है, मतलब इस वाले पार्ट को जूम करके थोड़ा सा ऐसा बना दिया गया है। तो ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है और ये पहले न्यूरॉन का हमारा एक्सॉन टर्मिनल है। तो देखिए एक्सॉन टर्मिनल से क्या हुआ, सिग्नल रिलीज हुए, और डेंड्राइट पे देखिए क्या है, मतलब जो डेंड्राइट
राइट वाला न्यूरॉन है, दूसरा वाला टारगेटिंग सेल, वहां पे हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये न्यूरॉन क्या हुआ, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, सिग्नल है, लिगेंड है, ये यहाँ पे जाके यहाँ पे बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के बाद यहाँ पे हमारा सिग्नल अंदर तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे साइनैप्टिक सिग्नलिंग देखने को मिलती है। अब इसका नाम साइनैप्टिक क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, तो साइनैप्स में जब हमारे लिगेंड रिलीज होते हैं और सिग्नलिंग जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्टिक सिग्नलिंग। इट अकर्स बिटवीन टू नर्व सेल। तो न्यूरॉन्स को हम लोग यहाँ पे नर्व सेल भी बोलते हैं। एट अ स्मॉल गैप कॉल्ड दी साइनैप्स। तो यहाँ पे बहुत ही इन दोनों के बीच में स्मॉल गैप होता है जिसको हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पे देखिए जो प्री साइनैप्टिक होता है, प्री साइनैप्टिक मतलब होता है कि जो पहला वाला न्यूरॉन है इसको हम लोग बोलते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, और दूसरा वाले को बोलते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलीज करता है हमारा साइनैप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, तो हमारा यही जो स्पेस होता है इसको हम लोग बोल देते हैं। बाकी दीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू रिसेप्टर ऑन दी पोस्ट साइनैप्टिक सेल। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट साइनैप्टिक सेल का जो रिसेप्टर है यहाँ पे हमारा न्यूरॉन्स जाके बाइंड हो जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रिगरिंग अ रिस्पॉन्स लाइक इम्पल्स ट्रांसमिशन। और यहाँ पे जब बाइंड होते हैं तो जो भी रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर होता है। ट्रिगर मतलब एक्टिवेट होता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सेल कम्युनिकेशन या फिर सेल सिग्नलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए इसी के साथ हमारा यहाँ पे सेल डिवीजन, सेल जंक्शन और सेल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी के साथ देखिए जो हमारा सेल का कंप्लीट टॉपिक है वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टिश्यू के बारे में। अब देखिए अगर आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं, तो अब आप लोग को स्क्रीन पे 3 एमसीक्यूज दिख रहे होंगे। इनका आंसर आप लोग को मुझे जरूर कमेंट करके बताना है। देखिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखिए आप लोगों को 1 2 3 जो भी आता है आप लोग कुछ कमेंट करके बताइएगा। जो भी गलत होगा मैं आप लोग को जो है करेक्ट कर दूंगा। और थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस अभी से करते रहिए एंड आप लोग के लिए बेटर रहेगा थोड़ा सा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।